नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है फिक्स डिपॉजिट न्यू लिमिट 2025। दोस्तों, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो कितनी फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको कोई भी नोटिस ना आए, या फिर पूरे साल में कितनी लिमिट यहां पर दी गई है कि इतना ही आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड क्या नियम, क्या कानून दिए गए हैं, कितनी लिमिट दी गई है, कितना आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, कब आपको यहां पर नोटिस आ सकती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। यानी लिमिट अगर आपने क्रॉस कर दी तो वो क्या लिमिट है जो यहां पर दी गई है इनकम टैक्स के हिसाब से। तो इनकम टैक्स के हिसाब से न्यू लिमिट क्या है फिक्स डिपॉजिट के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं न्यू एफडी लिमिट 2025। बैंक के हिसाब से अगर आप बैंक में जाते हैं एफडी करने के लिए तो मिनिमम वहां पर लिमिट दी गई है 1000 के ऊपर आपको एफडी करनी है। मैक्सिमम कई बार नो लिमिट दी जाती है, यानी आप चाहे तो 10 करोड़ की एफडी कर सकते हैं, 10 करोड़ तक की, 100 करोड़ तक की भी एफडी आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनकम टैक्स की माने तो इनकम टैक्स के अंदर भी नो रिस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकते हैं, कोई लिमिट यहां पर स्पेसिफाइड नहीं करी गई है। अगर आप पूरा इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे वहां पर कहीं पर भी नहीं कहा गया कि आप मैक्सिमम एफडी इससे ज्यादा नहीं कर सकते। आप चाहें तो 50 लाख की भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 1 करोड़ की कर सकते हैं, 10 करोड़ की कर सकते हैं, 100 करोड़ की भी एफडी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस सिर्फ इतना है, जितने की भी आप एफडी कर रहे हैं इसका प्रॉपर सोर्स आपके पास होना चाहिए। यानी जिस अमाउंट की आप एफडी कर रहे हैं, चाहे वो कैश में कर रहे हो, ऑनलाइन मोड से कर रहे हो, प्रॉपर सोर्स आपका होना चाहिए। आईटीआर में उतनी इनकम आपकी होनी चाहिए। अगर वो मैच कर जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो मैच नहीं करेगी तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकता है। एक तो ये चीज हमने आपको बता दी। अब यहां पर इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन दिया गया है एसएफटी, जहां पर बैंकों द्वारा यहां पर रिपोर्टिंग होती है, यानी वहां पर लिमिट दी गई है। अगर आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस कर जाती है तो उस केस में जो भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। तो यहां पर कितनी लिमिट दी गई है आइए ये जानते हैं। ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, यानी आपकी जो जानकारी है कि भाई आपके खाते में इतने की एफडी है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी। तो इसमें जो लिमिट दी गई है, चाहे आपका एक अकाउंट हो या चाहे आपका एक से ज्यादा एफडी अकाउंट क्यों ना हो, सभी को देखा जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपने रिन्यूअल करवाई है एफडी तो वो यहां पर कंसिडर नहीं की जाएगी, रिन्यूअल एफडी को कंसिडर नहीं किया जाएगा। एग्रीगेट, चाहे सिंगल अमाउंट का आपने एफडी करवाया हो या टुकड़े टुकड़े करवाया हो, तो एग्रीगेट ध्यान रखिएगा पूरे साल में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा आपको नहीं करनी है। अगर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो उस केस में जो भी बैंक होगी, जो भी पोस्ट ऑफिस होगी, जो भी कोऑपरेटिव बैंक जहां पर आप एफडी करेंगे, निधि हो गई, एनबीएफसी हो गई, अगर वहां पर आप 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की एफडी करेंगे तो वो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इन अ फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल से लेकर मार्च में आपको देखना है। और अ पर्सन, तो कोई भी व्यक्ति अगर करता है, चाहे वो कैश में करता हो या फिर वो ऑनलाइन मोड से भी क्यों ना करता हो, यहां पर वो कंसिडर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, न्यू लिमिट जो है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की अगर आप एफडी करते हैं तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक जो है वो आपकी रिपोर्टिंग कर देता है। अब ये जो भी हमने आपको बताया इसको थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करते हैं और डिटेल आपको समझाते हैं विद एग्जांपल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं वन और मोर अकाउंट, यानी अगर आपने एक एफडी करवाई है, आपने मान लीजिए 5 साल की एफडी करवाई, फिर दूसरी एफडी आपने करवाई है 3 साल की और तीसरी एफडी आपने 1 साल की करवाई है, तो 3 एफडी जो है वो आपने एक बैंक के अंदर करवाई है, 5 लाख की, 5 लाख की और 8 लाख की। टोटल यहां पर कितना हुआ, 18 लाख की आपने एफडी करवाई है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 10 लाख रुपए से ज्यादा क्रॉस हो चुकी है। एग्रीगेट आपको देखना है, तो 10 लाख से ज्यादा है तो इस केस में
जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, चाहे आप 1 एफडी करवाएं, 2 एफडी करवाएं, 3 एफडी करवाएं, 4 एफडी करवाएं, सभी को मिलाकर 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ एफडी। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आपने 8 लाख की एफडी करवाई थी। अब फाइनेंशियल ईयर हो गया 25-26 है, आपने 5 साल की एफडी करवाई थी, मैच्योर हो गई, अब ये 12 लाख की एफडी हो गई है ब्याज के साथ, और ये है ऑटो रिन्यू। अगर ये ऑटो रिन्यू हुई है तो उस केस में यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, बैंक आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं करेगा, 10 लाख से भले ही ये क्रॉस क्यों ना हो गई हो। लेकिन अगर यहां पर जो एफडी आपने 20-21 में करवाई थी, 25-26 में आपकी ऑटो रिन्यू नहीं हुई, आपकी एफडी जो है वो क्लोज हो चुकी थी और उसका जो पैसा था वो सेविंग अकाउंट के अंदर आ गया, और फिर आपने वापस नई एफडी करवाई है, तो पहले थी आपकी ओल्ड एफडी, अब आपने नई एफडी करवाई है, तो इस केस में यहां पर नया एफडी नंबर आएगा, तो यह यहां पर रिपोर्टिंग की जाएगी। तो बैंक द्वारा यहां पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑटो रिन्यू होनी चाहिए, यानी खुद से वो रिन्यू हो जानी चाहिए। अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में जाकर फिर वापस अगर एफडी हुई तो उसको नई एफडी मान लिया जाएगा, वो आपकी पुरानी एफडी नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा एग्रीगेट 10 लाख और मोर आपको देखना है, तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप एक ही बैंक के अंदर, आईसीआईसी बैंक के अंदर मान लीजिए 3 एफडी करते हैं, 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख, तो 15 लाख की आपने एफडी करी, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप अलग अलग बैंकों में एफडी करते हैं, आईसीआईसी बैंक में आपने 5 लाख की करी है, एचडीएफसी बैंक के अंदर भी आपने 6 लाख की एफडी करी है, और यहां पर एक्सिस बैंक के अंदर आपने 8 लाख की एफडी करी है, भले ये 10 लाख से ज्यादा क्यों ना है, टोटल आपका 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन इंडिविजुअल देखा जाएगा 10 लाख से कम है, तो उस केस में रिपोर्टिंग नहीं होगी। इसके अलावा आप चाहें तो बैंक में अलग से एफडी कर सकते हैं 5 लाख की, पोस्ट ऑफिस में अलग से एफडी कर सकते हैं 5 लाख की, एनबीएफसी में आप अलग से एफडी 5 लाख की कर सकते हैं। यहां पर भी 10 लाख के अंदर अगर होगी पर बैंक, पर पोस्ट ऑफिस या पर कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि यहां पर बैंकों द्वारा इंटरलिंक नहीं होता, इस वजह से आप अलग अलग बैंक में करेंगे तो एक बैंक दूसरे बैंक को नहीं बता सकती कि कितने की एफडी आपकी हुई है। तो 10 लाख की लिमिट मान के चलते हैं, हर एक बैंक में यहां पर आपको मिल जाती है। तो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कोऑपरेटिव बैंक है, निधि है, एनबीएफसी है, ये आपकी जो रिपोर्टिंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। इसके अलावा देखिएगा फाइनेंशियल ईयर कहा गया है, तो फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए 23-24 में आपने 8 लाख की एफडी करी थी, फिर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपने 9 लाख की एफडी करी थी, और फिर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने 7 लाख की एफडी करी है। तो इस केस में टोटल नहीं देखना है, हर एक फाइनेंशियल ईयर का देखना है कि 10-10 लाख के अंदर है, तो उस केस में रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। अब मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर जून में आपने 5 लाख की एफडी करी है, फिर आपने सितंबर में 6 लाख की एफडी करी है, और फिर आपने अक्टूबर में 2 लाख की और एफडी करी है, तो 14 लाख की आपने एफडी करी है, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो अलग अलग महीनों में भी क्यों ना करियो, एग्रीगेट देखा जाएगा। पर्सन यानी किन पर एप्लीकेबल होगा, चाहे आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, ट्रस्ट भी क्यों ना है, ट्रस्ट हो गए, कंपनी हो गई, एलएलपी हो गई, फर्म भी अगर है, तो ये सभी पर ये नियम लागू है। सभी के लिए 10 लाख की लिमिट दी गई है, यानी 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा जमा करते हैं तो उस केस में आपको यहां पर इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। आप चाहें तो कैश में जमा करें, या फिर अगर आप ऑनलाइन मोड से यानी नेट बैंकिंग से जमा कर रहे हैं, एनईएफटी से जमा कर रहे हैं, आरटीजीएस से जमा कर रहे हैं, आईएमपीएस के थ्रू जमा कर रहे हैं, या चेक के थ्रू जमा कर रहे हैं, यूपीआई के थ्रू जमा कर रहे हैं, पेटीएम के थ्रू जमा कर रहे हैं, ऑनलाइन किसी भी मोड से अगर आप करेंगे, सभी यहां पर 10 लाख के अंदर कंसिडर किया जाएगा। कैश हो, ऑनलाइन हो, 10 लाख के अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 10 लाख या उससे ज्यादा अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, चाहे आप कैश में करते हैं, ऑनलाइन मोड से करते हैं, पूरे साल में देखी जाएगी, एग्रीगेट आपका देखा जाएगा, रिन्यू एफडी नहीं देखी जाएगी। 10 लाख से ज्यादा हुई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग हो जाती है। अपने सेकंड पॉइंट पे, तो टीडीएस की क्या लिमिट दी गई है, जो नई लिमिट जारी करी गई है बजट 2025 में एफडी इंटरेस्ट पर। तो अगर आपको फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज मिलता है तो कितना टीडीएस आपका कटता है, कैसे आप उसको सेव कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 194A बात करता है टीडीएस के बारे में। 10% आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग नागरिक है, 60 वर्ष से ज्यादा है, तो उस केस में लिमिट जो है वो अब 1 लाख की कर दी गई है 1 अप्रैल 2025 से। वहीं अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, 60 साल से कम अगर आपकी एज है, तो उस केस में आपकी जो लिमिट है वो 50,000 की कर दी गई है। पहले ये 40,000 थी और सीनियर सिटीजन की पहले 50,000 थी। इसके अलावा कोई आप अदर एफडी करते हैं यानी कॉर्पोरेट एफडी करते हैं तो लिमिट 10,000 थी। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर सिटीजन की अगर आप बैंक में,
पोस्ट ऑफिस में या फिर कोऑपरेटिव बैंक में अगर एफडी करते हैं तो उस केस में आपका टीडीएस 1 लाख से ऊपर होगा तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। मान लीजिए आपने 15 लाख की एफडी करी है और 8% के रेट के हिसाब से ब्याज है, तो 1,20,000 रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है। तो इस केस में आपको यहां पर पूरे 1,20,000 पर 1 लाख में से यहां पर 1 लाख माइनस कर दिया, बाकी का जो 20,000 है उस पर आपको टीडीएस देना है। आपको पूरे 1,20,000 पर 10% टीडीएस देना होगा, यानी 12,000 रुपया आपका टीडीएस सरकार को चला जाएगा, बाकी 1,08,000 का ब्याज आपके खाते में आ जाएगा। अब यहां पर कितनी आप मैक्सिमम एफडी करेंगे तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो यहां पर कितनी बैंकों के अंदर कर सकते हैं, और ओल्ड टैक्स रिजीम है तो उस केस में क्या सिनेरियो दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, आपको 1 लाख का सीनियर सिटीजन की बात करेंगे, 1 लाख तक का इंटरेस्ट आपको आना चाहिए। मान लीजिए आपको 8% का ब्याज मिल रहा है तो आपको 1 लाख आपका इंटरेस्ट है और डिवाइड बाय 8%, यानी 12,50,000 रुपए तक की आप एफडी कर सकते हैं एक बैंक के अंदर। तो उस केस में आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप 12,50,000 से ज्यादा करना चाहते हैं तो कितना कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपए जो है वो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जहां पर आपको आईटीआर भरना जरूरी नहीं होता, ना आपको कोई टैक्स लगता है, और टीडीएस से भी अगर आपको बचना है तो उस केस में ध्यान रखिएगा आप 4 बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। 12,50,000 एक आईसीआईसी बैंक हो गई, एक एचडीएफसी बैंक हो गई, एक आपकी एक्सिस बैंक हो गई और एक आपकी एसबीआई बैंक हो गई। सभी में आप 12,50,000 की करेंगे, टोटल आप 50 लाख की एफडी कर सकते हैं। इसमें आपको 8% के हिसाब से, मान लीजिए हम यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान रहे हैं सीनियर सिटीजन को 8% है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 है तो उस केस में आपको 7.5 के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। अब 12.5 लाख पर 8% देखेंगे तो 1 लाख आ रहा है, तो चारों ही केस में आपको 1 लाख यानी 4 लाख का आपको ब्याज आ रहा, आपकी कोई अदर इनकम नहीं है, तो उस केस में ना आपको आईटीआर बनना है, ना टीडीएस कटेगा, ना आपका कोई टैक्स कटेगा। अब मान लीजिए आपको रिबेट भी लेना है 12 लाख रुपए तक का, तो उस केस में कितनी आप बैंकों में एफडी करेंगे, 12 बैंकों के अंदर। तो 12 बैंकों के अंदर आप एफडी कर सकते हैं 1.5 करोड़ रुपए तक की। तो यहां पर हमने 4 बैंक में यहां पर 50 लाख लिए हैं, तो हमें 12 लाख का करना है, तो 4 का या 12 लाख है, तो उस केस में 12 बैंकों के अंदर आप एफडी करेंगे 1.5 करोड़ की, तो उस केस में हर एक बैंक के अंदर आपको 1-1 लाख का ब्याज आएगा। ऐसे 12 बैंकों के हिसाब से 12 लाख का आपका ब्याज होगा, जो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। यहां पर आईटीआर आपको भरनी पड़ सकती है। अब ये जो एफडी है वो कैसे आपको करनी है, अगर आप 1 साल की करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 12,50,000 की कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आपका टेन्योर 2 साल 3 साल या 5 साल का हुआ तो उसमें ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपका टेन्योर जो है वो 3 साल का, 1 साल 2 साल और 3 साल का है, तो यहां पर तीसरे साल में आपको 12,50,000 की करनी होती है। अगर 5 साल का होगा तो 5 साल में 12,50,000 करनी है। अब इसको आपको रिवर्स करना है, डिवाइड करना है आपको 12,50,000 से डिवाइड बाय 108%। 108% हम रेट ऑफ इंटरेस्ट मान रहे हैं, तो यहां पर दूसरे साल में आपका जो मैच्योरिटी आ जाएगी वो होगी 11,57,400 की। फिर आपको वापस 108% यहां पर भी करना है, जिसमें आपको 10,71,700 का आएगा। इन तीनों को यहां पर आप देखेंगे तो पहले साल में अगर आप 8% के हिसाब से करेंगे तो आपको 85,000 का ब्याज आएगा, दूसरे साल में भी 8% के हिसाब से करेंगे तो 95,000 का ब्याज आएगा, और तीसरे साल आपको 1 लाख का ब्याज आ जाता है। तो ये तीनों ही साल में आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं होगा। अगर आपने 3 साल की एफडी करी, मान लीजिए 1 2 3 12,50,000 पहले साल में ही कर दी, तो यहां पर आपको 8% के हिसाब से 1 लाख का ब्याज आएगा। सेकेंड ईयर आपको 13,50,000 की एफडी हो जाएगी, फिर आपको 8% पे यहां पर आपका जो ब्याज है वो 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। इस वजह से हमने तीसरे साल में यानी जो एंड ईयर होता है उसमें आपको 12,50,000 की करनी है एक बैंक के अंदर। तो उस केस में आपको यहां पर तीनों साल के लिए अगर आप चुन रहे हैं, 1 साल की है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 3 साल या 5 साल की होगी तो उस केस में दिक्कत आ जाती है। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी ध्यान रखिएगा, यहां पर 3 लाख की सीनियर सिटीजन को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है। तो आपकी एक आईसीआईसी बैंक हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, तो 3 बैंकों के अंदर आप 12,50,000 की एफडी करेंगे, यानी 37,50,000 की आप एफडी कर सकते हैं, जिसमें 3 लाख तक का यानी हर में 1-1 लाख का आपको यहां पर ब्याज मिलेगा। 3 लाख तक ब्याज माफ होगा, टैक्स माफ होगा, और कोई इनकम नहीं है तो आईटीआर भी माफ होगी। अगर आप रिबेट लेते हैं तो 5 लाख की लेते हैं तो 5 बैंकों के अंदर आप कर सकते हैं। 5 बैंकों के अंदर आप करेंगे तो 62,50,000 की आप टोटल एफडी करेंगे, और यहां पर जो ब्याज आपका आएगा वो 5 लाख का आएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका माफ होगा, लेकिन यहां पर आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ सकती है।
तो लिमिट हमने बता दी कि कितनी आप एफडी कर सकते हैं। एक बैंक के अंदर 12,50,000 की कर सकते हैं, जहां पर 1 लाख का ब्याज आएगा। अगर आपको 4 लाख तक का लिमिट लेना है तो 4 बैंक हो गई, 12 लाख तक की लिमिट लेनी है तो 12 बैंक हो गई, 5 लाख की लिमिट लेनी है तो 5 बैंक हो गई। इस हिसाब से आप कर सकते हैं, यानी 12,50,000 मैक्सिमम है, आप इससे चाहे कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो डिडक्शन आपको अलाउ किया जाता है अगर आपको जो भी ब्याज मिल रहा है, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, नॉन सीनियर सिटीजन हो, एटीटीटी ए, एटीटीटी बी के तहत आपको क्या क्या डिडक्शन मिलता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर एटीटीटी ए के बारे में। तो सेक्शन एटीटीटी ए यहां पर बता देंगे और हम यहां पर बताएंगे एटीटीटी बी जो सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। ये सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउ होगा, न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहां पर अगर आप इंडिविजुअल है, एटीटीटी ए की बात करें या एचयूएफ है, चाहे आप रेसिडेंट हो, चाहे आप एनआरआई हो, दोनों को ही अलाउ किया जाएगा। डिडक्शन यहां पर सिर्फ आपको सेविंग के इंटरेस्ट से मिलेगा। अगर आपने एफडी करवाई है, उसका अगर ब्याज है तो उस केस में भूल जाइए, उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एग्रीगेट कितना डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा, तो 10,000 रुपए पूरे साल में आपको अलाउ किए जाएंगे डिडक्शन के हिसाब से। मान लीजिए आपको 12,000 का इंटरेस्ट हुआ है तो माइनस 10,000 रुपए आपको डिडक्शन मिलेगा, 2,000 आपका टैक्सेबल होगा टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो अगर आप 30% में आते हैं तो 2,000 पर 30% फिर टैक्स रेट आपका लग जाता है। इसी के साथ ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउ नहीं है। और आपको सेविंग अकाउंट का जो अकाउंट ओपन का करवाना है, बैंक में करवा सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में करवा रहे हैं या पोस्ट ऑफिस में कहीं पर भी आप करवा रहे हैं तो आपको अलाउ किया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर सीनियर सिटीजन के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होगी, सीनियर सिटीजन के लिए अलग से एटीटीटी बी दिया गया है, तो सीनियर सिटीजन को यहां पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एटीटीटी ए के तहत जो भी नॉन सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज 60 साल से बिलो है, उनको ही फायदा दिया जाएगा। एटीटीटी बी की अगर बात करें तो यहां पर जो भी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है उनको ही फायदा दिया जाएगा। अगर आप एनआरआई है तो उस केस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां पर आपको सेविंग का इंटरेस्ट आता हो या अगर आपको एफडी का भी ब्याज मिल रहा है तो भी यहां पर आपको फायदा मिलेगा। ध्यान रखिएगा यहां पर एज क्राइटेरिया है 60 इयर्स और मोर है तो उस केस में आपको फायदा मिल जाएगा। अब कितना डिडक्शन अलाउड होगा, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो भी रिसीव हो रहा है और ₹50,000 विच एवर इज लोअर, तो इन दोनों में से जो भी लोअर हुआ उसका फायदा आपको मिलेगा। मान लीजिए सेविंग का आपको 10,000 का ब्याज मिल रहा है और यहां पर एफडी का आपको 50,000 का ब्याज मिल रहा है, तो टोटल आपका 60,000 हुआ, लेकिन डिडक्शन आपको सिर्फ 50,000 ही मिलेगा। 10,000 रुपए जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, वो स्लैब बेसिस पर आपको टैक्स लगाया जाएगा। 30% में आते हैं तो 30% टैक्स रेट लगेगा। ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स रिजिम में आपको यहां पर फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में होंगे तो ही यहां पर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। पॉइंट पे तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं, अगर आपने डायरेक्टली फिक्स डिपॉजिट तोड़ी, क्लोज करवाई, कैश विड्रॉ कर दिया, या फिर आपने सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा आपका ट्रांसफर हुआ फिर आपने कैश विड्रॉ कर दिया, तो अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है सेक्शन 194(n) के तहत। कितना टीडीएस डिडक्ट होता है आइए ये जानते हैं। अब इसमें दो चीजें दी गई है। एक तो अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं, यानी आपने आईटीआर जो है वो पिछले सालों की लगातार फाइल करी है, तो उसके लिए टीडीएस रेट अलग दी गई है। अगर आपने लास्ट 3 ईयर की आईटीआर जो है वो रेगुलरली फाइल नहीं करी है तो उस केस में रेट टीडीएस का जो रेट होगा वो अलग दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं, रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा अप टू 1 करोड़ तक, यानी 1 करोड़ तक अगर आपका है तो उस केस में 0% टीडीएस लगेगा। पर 1 करोड़ से एक्सीड अगर हो गया है, यानी आपने पूरे साल में कैश विड्रॉ जो है वो आपने चाहे एफडी से कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट से कर रहे हैं, सभी को मिलाकर देखना है। सेविंग हो गया, करंट अकाउंट हो गया, किसी से भी, चाहे आप बैंक में कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक हो गई, या फिर अगर आप बैंक में कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस अगर आपकी हो गई, तो ध्यान रखिएगा यहां पर कैश अगर विड्रॉ किया है 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो उस केस में 2% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। वहीं पर अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक से अगर आपने किया है तो वहां पर जो लिमिट है वो 3 करोड़ की देखनी है, ना कि 1 करोड़ की। तो 3 करोड़ से ऊपर हुआ तो आपको देखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो कैश पूरे साल में विड्रॉ किए हैं, तो यहां पर जो 20 लाख है उस पर आपको टीडीएस लगेगा। तो 20 लाख पर आपको 2%, 1 करोड़ से ज्यादा है, 20 लाख पर 2%, यानी आपको 40,000 का टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर कोऑपरेटिव बैंक है, तो उस केस में अगर 3 करोड़ 10 लाख रुपए जो है वो आपने विड्रॉ किए हैं तो सिर्फ 10 लाख पर ही आपको यहां पर 2% के रेट के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा।
अब आ जाते बात करते हैं लास्ट 3 सालों की। अगर आप ITR लगातार फाइल नहीं करते, नॉन फाइलर अगर आप है, तो उस केस में लिमिट दी गई है अलग अलग। तो यहां पर सबसे पहले लिमिट दी गई है अप टू 20 लाख की, तो 20 लाख तक है तो कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। फिर आपको देखना है 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है तो उस केस में 2% TDS डिडक्ट होगा, और 1 करोड़ से एक्सीड कर गया है, यानी कैश आपने विड्रॉ 1 करोड़ से ज्यादा किया है, तो 5% TDS डिडक्ट होगा। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव बैंक होगी तो 3 करोड़ की लिमिट आपको देखनी है। ये 2 करोड़ की छोड़कर आपको 3 करोड़ की लिमिट देखनी है अगर आप कोऑपरेटिव बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर भी आपने यहां पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो यहां पर विड्रॉ किए हैं, तो हमने यहां पर बताया था आपको 40,000 का TDS कटा था। लेकिन अब इस केस में अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो ध्यान रखिएगा 20 लाख तो आप यहां पर कम कर देते हैं, ये 20 लाख पर तो आपको नील लगेगा। अब बचा 1 करोड़ रुपया। अब 1 करोड़ में भी ध्यान रखना है आपको 80 लाख तक, 20 लाख से 1 करोड़ 80 लाख तक आपको 2% लगेगा, और फिर आपको बाकी का जो 20 लाख है उस पर आपको 5% TDS लगेगा, यानी 1,60,000 लगेगा, और 1 लाख यहां पर आ जाता है। टोटल आपको 2,60,000 का TDS डिडक्ट किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपने ITR फाइल करी होती तो 40,000 का TDS डिडक्ट हुआ है, लेकिन आपने ITR नहीं फाइल करी, इस वजह से 2,60,000 का TDS जो है वो आपका डिडक्ट किया जा रहा है। यहां पर 1 करोड़ की जो लिमिट है वो कोऑपरेटिव बैंक के केस में 3 करोड़ की लिमिट फिर देखी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप फिक्स डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं, कैश में विड्रॉ अगर करते हैं, डायरेक्टली करते हैं या सेविंग अकाउंट के थ्रू करते हैं, तो कैश विड्रॉ करने पर आपका TDS भी डिडक्ट होता है।